फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम टॉपिक का अध्ययन कराएंगे और इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जानेंगे कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, सीखना क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है इसका, और इसके कितने नियम हैं, हाउ मैनी रूल्स ऑफ लर्निंग। तो इसके अंतर्गत हम ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कम शब्दों में, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके माध्यम से आप ना केवल यूजीसी नेट सहायक आचार्य प्रवक्ता जो कि शिक्षा शास्त्र से तैयारी कर रहे हैं छात्र हमारे, और बीएड, एमएड, टेट, सी टेट और यहाँ तक कि डीएलएड के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मित्रों। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इस पर हम सारे पेपर आपके कवर कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं और एक एक करके सारे पेपर हमारे टॉपिक सारे चल रहे हैं लगातार। तो आप सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पर भी सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर हो सके तो इसे लाइक प्रेस भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरी मेहनत पे कुछ थोड़ा सा आपका रिएक्शन अच्छा रहा है। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा। आपके मेहनत करने के बाद जब कुछ भी नहीं आप लोग करते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते, थोड़ी निराशा लगती है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन की जानकारी होती रहेगी। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम या लर्निंग या सीखना, ये क्या है? मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। अधिगम क्या है? मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। मनोविज्ञान में सीखना यानी कि अधिगम, इस शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। मनोविज्ञान में अधिगम शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। कौन से रूपों में किया जाता है? एक प्रक्रिया के रूप में और दूसरा परिणाम के रूप में। ठीक है, अधिगम क्या है? ये मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है, यानी कि मनुष्य जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। और मनोविज्ञान में अधिगम को यानी कि सीखने को दो रूपों में व्यक्त किया गया है। पहला है प्रक्रिया के रूप में यानी प्रोसेस के रूप में, और दूसरा है परिणाम यानी कि रिजल्ट के रूप में। ठीक है, तो प्रक्रिया के रूप में इसका अर्थ क्या है ये जानेंगे हम। तो प्रक्रिया के रूप में इसका अर्थ है नए तथ्य ग्रहण करना या सीखना। प्रक्रिया के रूप में इसका क्या अर्थ है? नए तथ्य ग्रहण करना या सीखना, इसका ये अर्थ होता है प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, और परिणाम के रूप में क्या है इसका अर्थ? परिणाम के रूप में इसका अर्थ है सीखने या ग्रहण करने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, इस मतलब कि जब हम अधिगम करते हैं तो हम इसके अंतर्गत नए नए तथ्य ग्रहण करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो उसका परिणाम होता है। ठीक है, जो चीज़ें हम सीख रहे होते हैं वो हमारी प्रक्रिया है, और जब सीखने के बाद हमारे उस व्यवहार में, उस क्रिया में परिवर्तन हो जाता है तो वो परिणाम कहलाता है। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। फिर देखते हैं हम कि कुछ कार्य मनुष्य स्वाभाविक रूप से करता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं मनुष्य जो स्वाभाविक रूप से करता है, यानी कि चाहे वो मंदबुद्धि हो, पागल हो, या शिशु हो, या वयोवृद्ध हो, वो स्वाभाविक रूप से वो क्रिया वो करता ही करता है। यानी कि दुखी होने पर रोना और खुश होने पर हंसना, ये स्वाभाविक क्रिया है, हंसना और रोना। ठीक है, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ सीखता है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास होता है, वैसे वैसे व्यक्ति की क्रियाओं में परिवर्तन होता जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, वो नई नई चीज़ों को सीखता है और उसका विकास होता चला जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो जन्म से व्यक्ति लेके पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब शिशु जन्म लेता है तो क्या करता है, उसको सिर्फ रोना आता है, वो सिर्फ रो सकता है। रोने के माध्यम से वो अपने जो भी उसको परेशानी होती है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, और क्या होता है उसके पास? हाथ हिलाना डुलाना, ये क्रिया स्वाभाविक रूप से करता है। फिर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो वो किसी भी चीज़ के प्रति उसमें स्फुरता आती जाती है, वो किसी भी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश को देख के बालक की जो पुतलियाँ हैं वो क्या होता है, उनकी पुतलियाँ जो है उसी आधार पर क्रिया करती है। जिस तरह प्रकाश जाएगा उस तरह पर उनकी पुतलियाँ जाती हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। बालक अपने प्रेम, जब उसे कोई प्रेम व्यक्त करता है तो मुस्कुराता है, हंसता है। यदि उसे ये समझ में आता है कि उसकी वस्तु छीन ली जा रही है तो वो रोता है। वो जब ये देखता है कि माता पिता उससे प्रेम की बजाय किसी दूसरे बालक से प्रेम कर रहे हैं तो उसको लगता है ईर्ष्या हो रही है, उसको ईर्ष्या महसूस होती है, मतलब वो ईर्ष्या करता है, जलता है। ठीक है,
और वो सोचता है कि माँ सिर्फ मुझसे प्यार करे, पिता सिर्फ मुझसे प्यार करे। ठीक है, तो इस प्रकार के संवेग भी विकसित होते जाते हैं धीरे धीरे करके। जो प्राकृतिक तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहकर सीखता है। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो शारीरिक मानसिक विकास के साथ सीखता है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहकर सीखता है। प्राकृतिक वातावरण में रहकर क्या सीखता है बालक, कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकृति उसका दंड देती है। ठीक है, और सामाजिक वातावरण में रह के क्या सीखता है कि समाज के जो मूल्य हैं, जो नियम हैं, उनको उसको पालन करना है, समाज के अनुकूल स्वयं को एक अच्छा नागरिक बनाना है, सहयोग की भावना उसमें विकसित होती है। तो इस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर विकसित होती हैं। ठीक है, तो जो आदतें हैं धीरे धीरे निर्मित हो रही हैं। जन्म में कुछ दूसरी थी, जब वो बालक हुआ तो उसकी आदतें कुछ अलग हो गई, जब वो किशोर हुआ, प्रौढ़ हुआ, तो उसकी आदतों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वो नई नई चीज़ों का अधिगम करता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, और उसके व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। आप देख लेते हैं कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, सीखना आदतों, ज्ञान और व्यवहार का अर्जन है। सीखना क्या है, आदतों का, ज्ञान का और व्यवहार का अर्जन है। नए नए आदतें सीखता है व्यक्ति, नए नए ज्ञान सीखता है, और नया नया व्यवहार करना भी सीखता है। ये क्रो एंड क्रो का कहना है। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। गेट्स एंड अदर्स ने क्या कहा है, सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है। इन्होंने क्या कहा है कि सीखना क्या है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से। हमारा जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है बालक की, या शिशु की, मनुष्य की, वैसे वैसे उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं। उसको पता चलता है कि किस क्रिया को करने से क्या परिणाम होगा। जो अवांछित क्रियाएं होती हैं उनको वो करना नहीं चाहता, उनको वो नहीं दोहराता है। ठीक है, और जो वांछित क्रियाएं होती हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं, या उसके लाभ के लिए जो उसको लाभ देने वाली जो क्रियाएं होती हैं, उसको प्रसन्नता देने वाली जो क्रियाएं होती हैं, उनको वो बार बार दोहराता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन। यानी कि कुछ चीज़ें अनुभव से सीखी जाती हैं और कुछ चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि जैसे कि बुरी आदतों से बचाव करने के लिए बालक को घर में परिवार सदस्यों द्वारा और अध्यापकों के द्वारा जो नई नई नैतिकता की चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये क्या हो गया, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, सुधारात्मक। तो ये किसका कथन है, गेट्स एंड अदर्स का। आइए देख लेते हैं कि अब अधिगम के नियम क्या हैं। ठीक है, तो अधिगम के नियमों की बात सबसे पहले किसने की है, थॉर्नडाइक ने। अधिगम के नियम किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने नियमों का विभाजन दो प्रकार से किया, प्राथमिक नियम और दूसरा गौड़ नियम। प्राथमिक नियम और गौड़ नियम, दो प्रकार के नियम इन्होंने बताए। अधिगम के दो प्रकार के नियम है, प्राथमिक नियम है यानी कि प्राइमरी, और गौड़ का मतलब सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राथमिक नियम इन्होंने तीन प्रकार के बताए। पहला कौन सा, तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का मतलब क्या है, जब किसी चीज़ को सीखने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, यानी कि उठ खड़े होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, तो उस कार्य को करना हम सीख जाते हैं। ये तत्परता का नियम है। ठीक है, दूसरा है हमारा अभ्यास का नियम। यदि किसी कार्य को जो हमें करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, लेकिन लगातार जब हम उसे करते रहते हैं, उसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं, तो वो उस चीज़ में हम दक्ष हो जाते हैं। जैसे कि गणित का अध्ययन। ठीक है, गणित में जब हम प्रारंभ में बच्चा गणना करना सीखता है, लेकिन निरंतर जब उसमें वो दक्षता प्राप्त करता जाता है, तो बड़े बड़े सवालों को भी कुछ सेकंड में ही हल कर देता है। ठीक है, तो ये अभ्यास के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। प्राथमिक नियम में तत्परता अर्थात जब किसी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, उठ खड़ा होता है, उसने तय कर लेता है कि मुझे ये करना ही है। ठीक है, तो वो उस चीज़ को करना सीख जाता है, उसमें वो दक्ष हो जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा अभ्यास का नियम, यानी कि कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी क्रियाएं जिनको हम लगातार अभ्यास अगर करते हैं तो उनमें हम दक्ष हो जाते हैं। जैसे कि धावक होता है, यदि वो प्रतिदिन अभ्यास करता है 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर ऐसे करते करते फिर क्या होता है, वो बड़े बड़े मैराथन में चैंपियंस बन जाते हैं। तो क्या है, ये अभ्यास के माध्यम से उनके अंदर क्षमता विकसित हुई। ठीक है, तो ये अभ्यास का नियम हो गया। फिर है हमारा प्रभाव का नियम। कोई ऐसा कार्य जो अच्छा परिणाम देने वाला होता है, यदि सीखने वाले को ये पता हो कि इस क्रिया को करने के पश्चात
उसके जीवन में ये परिवर्तन आने वाला है, उसको ये प्राप्त होने वाला है। जब उसे उसके परिणाम के बारे में जानकारी दे दी जाती है और वो परिणाम सुखद होता है, तो फिर उस चीज़ को करने के लिए जो अधिगमकर्ता होता है, अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और उसे वो अधिक मन लगा के उस कार्य को करना प्रारंभ कर देता है। तो ये हो गया प्रभाव का नियम। तो ये 3 प्राथमिक नियम हैं थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अब देख लेते हैं गौड़ नियम। गौड़ नियम क्या है? गौड़ मतलब द्वितीय नियम कौन से हैं? तो पहला है अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति यानी कि आदतों का नियम। ठीक है, जैसी आदतें, जैसे खाने की आदत है, यदि हम खाने का बच्चों का अभ्यास कराया जाता है कि कहाँ से खाना है, मुंह से खाना है, तो अंधेरे में खिलाओ, कहीं भी खिलाओ, वो मुंह में ही खाएगा, कान में नहीं खाएगा, है ना। तो ये क्या है? अभिवृत्ति का नियम, आदत का नियम। ठीक है, फिर है बहु अनुक्रिया नियम, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जब हम कई प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, कई प्रकार की प्रतिक्रिया उसमें निकल के आती है। ठीक है, मतलब एक कार्य को करने के लिए बोला गया, उस कार्य में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की अनुक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे भोजन के संबंध में करते हैं। ठीक है, भूख बहुत तेज़ से लगी हो तो हम क्या करेंगे, कुछ भी मिल जाएगा वो हम खा लेंगे। ठीक है, लेकिन यदि पेट भरा हुआ हो तो अच्छा भोजन रखा होगा तो हमारी इच्छा नहीं होगी, लेकिन हाँ, उसकी प्रशंसा अगर किसी ने कर दी कि ये इतना अच्छा है, इतना क्रिस्पी है, इतना टेस्टी है, यामी है, तो हम क्या करेंगे, उसको खाने के लिए तत्पर हो जाएंगे, चलो देख लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो बहु अनुक्रियाएँ, कई प्रकार की अनुक्रियाएँ हुई सामने वाले के द्वारा, तो फिर किसी एक अनुक्रिया के प्रति हमारा ध्यान गया और हमने उस चीज़ पर अपना ध्यान दिया। ठीक है, तो ये हो गया बहु अनुक्रिया का नियम। ये एग्जाम्पल जैसे बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये हम आपको तुरंत बता रहे हैं। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यानी कि जैसे कि आंशिक क्रिया मतलब लघु, कोई बड़ा कार्यक्षेत्र है, उसमें से कोई एक ऐसा सूक्ष्म बिंदु हमें पता चल जाए जिसको करने से वो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, तो ये आंशिक क्रिया का नियम है, यानी कि थोड़ा सा कार्य करके हम बहुत बड़ी सफलता यदि हमें प्राप्त हो जाती है, तो ये आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, फिर है सदृशीकरण का नियम। सदृशी मतलब एक ही समान की प्रतिक्रियाएं यदि होती हैं, ठीक है, जैसे कि गणित के अध्ययन विज्ञान के अध्ययन में सहायक होता है। तो सदृश हैं दोनों, क्या जो चीज़ें हैं दोनों की कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव हैं, तो इसमें से क्या होता है, गणना करने में आसानी होती है। तो उनके दोनों के तत्वों में समानता दिखाई पड़ी, सदृशता दिखाई पड़ी, इसलिए भी अधिगम बढ़ जाता है। ठीक है, फिर है साहचर्य का नियम। साहचर्य मतलब साथ साथ चलने वाला। जैसे कि यदि आपको साइकिल चलाना आता है, ठीक है, तो आपको मोटरसाइकिल चलाना भी आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में कमांड होगी उस चीज़ की। ठीक है, ऐसे ही यदि आपको कार चलानी आती है तो आप कम समय में ही ट्रक चलाना, बस चलाना ये सीख जाएंगे। ठीक है, मतलब ड्राइविंग में जो ये चीज़ें हैं ये बहुत आसानी से लागू होती। साहचर्य यानी कि एक ही प्रकार की जो चर हैं, जो क्रियाएं हैं, वो दूसरे स्थान पर हमारे लागू हो रहे हैं, तो उनको करने में आसानी होती है। इस प्रकार अधिगम ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, तो ये हो गए कुछ अधिगम के नियम जो थॉर्नडाइक ने बताए थे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और उनकी भी तैयारी ठीक से हो सके। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ी निराशा होती है मुझे। आप लोग करिएगा ज़रूर सब्सक्राइब प्लीज़। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।